नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से, जहां ईद का त्योहार पूरे देश में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्योहार को देश भर के मुसलमान भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। ईद के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोग मस्जिद में जाकर नमाज अता कर रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देते दिखे। आम से लेकर खास तक सभी में इस त्योहार को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में ईद का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के पावन मौके पर दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह पर जाकर ईद की नमाज पढ़ी। देखिए ये रिपोर्ट। तो 6 अलग अलग राज्यों से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की, दूसरी मुंबई, तीसरी पटना, चौथी जयपुर, पांचवी कोलकाता और छठवीं भोपाल से। इसके अलावा भी देश के अन्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में ईद को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुसलमान भाई बहन ईद के त्योहार में ईदगाह पहुंचकर नमाज अता कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं और काफ़ी खुशियों के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद के त्यौहार को लेकर के सभी जगहों पर पहले से ही खास इंतजाम किए गए। लोगों को परेशानी ना हो, नमाजियों को नमाज अता करने के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 6 अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ईदगाहों में भीड़ जो है वो लोगों की जुटी थी। उसके बाद नमाज अदा की गई और उसके बाद लोगों को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी गई। देखिए, पूरे एक महीने तक लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े के साथ साथ इबादत करते हैं। और ये महीना एक तरह से दुआओं का भी महीना है, दान का भी महीना है और दानिशवर्दी का भी महीना है। उसके साथ ही साथ जो है वो मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया के सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हो, ईसाई हों, पारसी हों, जितने भी दुनिया के मजहब हैं। और हर मजहब के मानने वालों का पर्व होता है, त्यौहार होता है और सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो मैं ईद के इस मौके पर पूरे सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारा ये ईद का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार होता है। हम इसे बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं, हंसी खुशी सब एक दूसरे से गले लगते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत दिखाते हैं। मोहब्बत में जो है एक दूसरे से गले मिलकर जो है हम जो है हमदर्दी का एहसास दिलाते हैं, खुशी हंसी के साथ मनाते हैं। बहुत अच्छा त्यौहार होगा। हर साल हम जामा मस्जिद नमाज़ पढ़ने आते हैं और काफ़ी सालों से हमारे बड़ों से यहाँ नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। ईद पे ईद उल फितर में नमाज पढ़ते हैं और सेवैयाँ वगैरह, मिठाई वगैरह सबका मेहमान आते आते हैं। ईद पे यही प्यार मोहब्बत का मैसेज है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो त्यौहार है ये 30 दिन के रोजे रखने के बाद आता है और ये बहुत मुकद्दस तरीन त्यौहार है। ये अल्लाह की तरफ से खास जो है इनाम होता है मुसलमानों के लिए। और आज के दिन जो खास तौर से मुसलमान जो पूरे महीने तैयारी करते हैं आज के दिन के लिए, और नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए घरों में खास तौर से पकवान बनते हैं। इसके अलावा जो आज का जो खास मैसेज है वो ये है कि तमाम धर्मों के लोग एक साथ रहें, अमन आशती के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि यही गंगा जमनी तहजीब है और यही इस्लाम का पैगाम भी यही है कि हम लोग सभी लोग जो है इंसानियत के साथ रहें और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो देश भर में ईद का त्यौहार जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और जाहिर तौर पर दिल्ली में भी काफ़ी कुछ इंतज़ाम किए गए होंगे। अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जो है वहाँ पर जो मुसलमान भाई बहन हैं उन्होंने ईद मनाई, क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी भी हुई इस दौरान? दिल्ली के अंदर जो सिविक एजेंसियां थी प्रशासन की तरफ से कल से काफी तैयारियां चल रही थी जोर शोर से। आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे ये दिल्ली के वाई ब्लॉक की बड़ी मस्जिद है जिसके अंदर सुबह से ही ईद को लेकर तैयारियां चल रही थी और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ किए गए। आज ईद उल फितर के तौर पर आज जो ईद की मुबारकबाद यहाँ दी गई थी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा ईद के त्योहार के बारे में। क्या नाम है आपका? सरफराज खान। सरफराज जी, आज ईद है, क्या कहना चाहेंगे, लोगों का संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ आज, क्या नाम है, जवान बहुत अच्छा है। तो इसकी सुबह कुछ मैं आपके लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, प्रशासन बहुत बढ़िया। मेरा नाम असलम है। असलम जी, आज ईद है, ईद के त्योहार पे देशवासियों को क्या संदेश देना? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बधाई है। बहुत प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी करेगी? बहुत बढ़िया है, प्रशासन ने बहुत साथ दिया हम लोगों को, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है। देखिए, आपने सुना कि प्रशासन की तरफ से सभी लोग बता रहे हैं कि बहुत यहाँ तैयारी की गई थी। कल से ही यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की थी, सिविक एजेंसियां थी, तमाम यहाँ मौजूद थी। और आज सुबह से ही जब कल रात को जब ईद का चांद देखा गया था तो लोगों में एक उत्साह देखने का माहौल बना था। कल रात से ही आज बधाइयां और शुभकामनाएं देने का दौर जारी था और आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के साथ साथ पूरे दुनिया के अंदर ईद मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है लोग भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रशासन ने पहले से ही इंतज़ाम किए हैं उसको लेकर के भी लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि हाँ, प्रशासन की ओर से इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। और आपने साथ ही लोगों से बातचीत भी की तो लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है ईद को लेकर के। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर ईदगाह पे नमाजी नमाज अता करते हुए भी दिख रहे हैं। और साथ ही इसको लेकर के प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रखा था। ईद को लेकर के प्रशासन की ओर से पहले से ही तैयारियां की गई थी। कल रात चांद देखा गया, चांद रात मनाई गई, उसके बाद से ही लोगों में उत्साह है और उसके बाद आज ईद मनाई जा रही है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में किस प्रकार से ईद को लेकर के इंतजाम देखने को मिले हैं? प्रशासन ने क्या पहले से ही तैयारियां की हुई थी? भैया बताइए, फोन कटा हुआ है। तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे हम। आपको बता दें कि देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है और अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर सुबह से ही ईद को लेकर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं और साथ ही ईद पर नमाज अदा करने दरगाह में भी पहुंचे हुए हैं, ईदगाहों में भी पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ईदगाह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में ईद का जो त्यौहार है उसको लेकर के कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं?
देखिए अवंतिका, सुबह से ही लखनऊ के जो ईदगाह है, जो मस्जिदें हैं, उसके बाहर नमाजियों की भीड़ लगी हुई थी और उनके सुरक्षा के लिए तमाम जो पुलिस बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी या फिर पीएसी के जो लोग थे वो तैनात थे, ताकि जो भी नमाजी मस्जिद के अंदर जाए या ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाए तो उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और पूरे एरिया में किसी तरीके की कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। इसके लिए जो मजिस्ट्रेट थे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनको भी लगाया गया था और पूरी खुशी के तरीके से ईद मनाई जा रही है, क्योंकि हमने सुबह का नज़ारा वो देखा जब 7:30 बजे और 8:30 बजे जब ईदगाह और मस्जिदों के बाहर नमाज अदा की जा रही थी, मस्जिदों में जब नमाज अदा की जा रही थी, उससे पहले जब वहां पर लोग आए थे तो एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। तो लोगों में खासा खुशी है और कल रात से ये खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल चांद रात थी और चांद रात में जब ईद का चांद दिखाई पड़ा तो आज के दिन ईद मनाने को लेकर के काफी उत्साह कल रात से देखने को मिला। तो आज भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। उत्तर प्रदेश में कल ये कहा जाएगा कि 37,018 जो मस्जिदें हैं, जो ईदगाह है, उसमें आज नमाज अदा करी जा रही है और लखनऊ में सबसे बड़ी नमाज अदा की जाती है वो ईदगाह में नमाज अदा की जाती है, जो लखनऊ के ऐशबाग इलाके, जिसमें लगभग 50,000 नमाजी इकट्ठा होंगे एक ही जगह और नमाज अदा करेंगे। तो ज़रूर एक महीने के बाद जो रमज़ान का पूरा महीना ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद जो ईद का उत्साह है, तो लोगों में एक बहुत मुस्लिम बहुमूल जो समुदाय है उसमें बहुत खासा खुशी होती है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में खुशियाँ देखने को आज सुबह से ही मिल रही है। तो तमाम लोग जो ईद की नमाज अभी अदा कर चुके हैं और कुछ लोग जो है वो नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों में ईद की खुशियों को लेकर के तमाम लोगों से मिलेंगे, उनके घर रिश्तेदार आएंगे। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किए जाने थे वो पूरी तरीके से कल रात से ही सुबह तक देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पहले से ही ईद को लेकर के तैयारियां कर ली थी और लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो इसको लेकर के ईदगाह में भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में आज ईद का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद को लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा तमाम नेताओं ने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को ईद की बधाई भी दी है। ट्वीट के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद की बधाई देते हुए भी जो दिग्गज नेतागण हैं वो नजर आए। लगातार सुबह से ही ट्वीट का दौर जारी है, जहां पर ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को ईद की बधाई दी जा रही है। आपको बता दें कि ईदगाह में भी काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं और करीब एक ईदगाह, अगर लखनऊ में बात की जाए तो लखनऊ में एक ईदगाह में करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों के जुड़ने की बात सामने आई है। और हमारे साथ देहरादून से संवाददाता जुड़े हुए हैं। देहरादून से संवाददाता शुभम कोटनाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में किस तरीके से ईद के अवसर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? करें तो आज ईद का पवित्र त्योहार है और आज का पूरे महीने भर से इंतजार था लोगों में और इस दिन को लेकर काफी उत्साह भी था। हालांकि एक दिन पूर्व ही ईद का त्योहार मनाया जाना चाहिए था, लेकिन चांद रात के चलते एक दिन ये लेट हुआ है, लेकिन फिर भी इसके पश्चात भी लोगों में काफी उत्साह है और तमाम जो शहर की मस्जिदें हैं वहां पर सुबह की नमाज अदा की गई और अमन, चैन, शांति की, देश की तरक्की की पर दुआ की गई। और इस शहर में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था पहले ही कर दी थी। सभी तरह की मस्जिदों के आसपास जो है एक पुलिस बल तैनात था, जिसके चलते कि किसी तरह की जो है जो नमाज अदा की जाए उसमें किसी तरह का कोई विघ्न ना पैदा हो सके, इस तरह से जो है पुलिस ने पहले ही अपने इंतजाम कर दिए थे। क्योंकि हम बताएं तो ईद का त्योहार भी है और इसके साथ ही नवरात्र भी चल रहे हैं, तो ऐसे में दोनों ही समुदाय जो है अपने अपने त्योहारों को अच्छे से मना सकें, बेहतर से मना सकें, इसके लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां करी हुई थी। हम बात करें मस्जिदों की तो मस्जिदों में भी तमाम तैयारियां जो थी काफी पहले से तैयारी पूरी कर ली गई थी और इसी के साथ वहां पर लोगों के आने का सिलसिला भी कायम रहा। लोगों ने गले मिलकर मिष्ठान के साथ जो है
ईद को मनाया। और इसके बिल्कुल, साथ हम यानी कि देखें तो देखा अब जाए तो कहीं न तैयारियां कहीं काफी उत्तराखंड होने में लगी भी है। जो ईद का उत्साह है वो लोगों के बीच देखने को मिला है, जहां पर ईद की बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय भी जुड़े हुए हैं। सुनील, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि भोपाल की बात की जाए तो फिलहाल भोपाल की भी तस्वीरें अभी हमने कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई थी। वहां पर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अवंतिका, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की जो मस्जिद है, सबसे बड़ी जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद है, वहां पर सुबह पहले 7:15 पर नमाज अदा की गई। और नमाज के बाद जो है लोग हैं जो क्षेत्र के लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी और अमन चैन शांति की दुआएं करी। और जो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जी। पुलिस के पुख्ता इंतजाम थे वहां पर। जो सीआईएसएफ के जवान भी लगे होते किसी प्रकार की, क्योंकि इस वक्त एक और ईद का दिन है और दूसरी ओर नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा, तो किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाए इसके लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। और सभी लोगों ने जो है ये अमन और शांति की दुआएं की। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो देश भर में ईद का उत्साह जो है वो जोरों पर देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवा, लखनऊ की बात की जाए तो कई बार ईद के दौरान ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जगह कम होने की वजह से कुछ नमाजियों को रोड पर नमाज अदा करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं यातायात बाधित होता है, आम लोगों को भी परेशानी होती है। तो इसको लेकर के क्या प्रशासन ने पहले से कुछ तैयारियां की थी, कुछ विशेष रणनीति तैयार की गई हो? बिल्कुल अवंतिका, सरकार का और शासन का ये सख्त रवैया था कि जो भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ेगा तो उनको वहाँ से उनकी निगरानी रखी जाए और उनको वहाँ से हटाया गया। लेकिन पिछले दिनों हम देखते हैं रमज़ान में भी जो जुमे की नमाज होती थी या इस बार जो ईदगाह की नमाज हुई उसमें कहीं पर भी लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि एडवाइजरी खासतौर से जारी की गई थी। और उसके पहले जब गोष्ठियाँ की गई, जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौलानाओं से मिलकर के बैठ के बातचीत की थी जुमे की नमाज से पहले, इस रमज़ान से पहले, तो ये साफ तौर से उनसे कहा था कि उनके मस्जिद पे या ईदगाह पे कोई भी नमाज पढ़ने आता है तो इसकी एडवाइजरी वो जारी कर दे कि सड़क पे कोई नमाज ना पढ़े। और सरकार इस पे सख्त है, तो लोगों ने इस बात को माना भी। और हम लोग को कई तस्वीरें लखनऊ के साथ साथ अन्य ज़िलों की कई तस्वीरें देखने को नहीं मिली कि कोई सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ रहा हो, क्योंकि इस पर पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने सतर्कता एक बरती है और ये कहा जाएगा कि लोगों को समझाने का प्रयास किया था। तो ये तस्वीरें देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल नहीं मिली है। और आज का भी यही हाल है कि आज जो ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी उत्तर प्रदेश के अलग अलग मस्जिदों में या ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएंगे तो वो मस्जिद या ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ेंगे, बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। क्योंकि सुबह का भी हमने जैसे दौर देखा कि जो ईदगाह में जब बहुत ज़्यादा कम जगह होती है और नमाजी ज़्यादा आते हैं तो उनको दो टाइम में बांटा गया, एक 7:30 की नमाज में और एक 8:30 की नमाज में, ताकि ये ना कहा जा सके कि लोग सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, शासन प्रशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो मौलाना थे, जो तकरीर देते हैं, जो मस्जिदों और जगहों पर जो नमाज अदा करवाते हैं, उन्होंने नमाजियों को खास तौर से इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि जो सरकार कह रही है, जो शासन प्रशासन कह रहा है, उसे हमें मानना चाहिए और उस पर लागू अमल भी होना चाहिए। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर या लखनऊ के अंदर साफ तौर से देखने को नहीं मिली है कि कोई सड़क पे नमाज पढ़ रहा हो, यातायात बाधित हो रहा हो, सरकार की ना सुनी जा रही हो, प्रशासन की ना सुनी जा रही हो। तो ये अभी तक कोई किसी भी तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर या लखनऊ के अंदर देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पहले से ही काफ़ी तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से की गई थी और एडवाइजरी भी जारी की गई थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां अयोध्या में शिया मुस्लिम समुदाय ने पारंपरिक अंदाज में ईद मनाई। बता दें कि ईद को लेकर भी शिया और सुन्नी समुदाय में कंफ्यूजन का माहौल रहा। ऐसे में शिया मुस्लिम ने बुधवार को ईद मनाई तो सुन्नी समुदाय ने गुरुवार को ईद की नमाज अदा की। अयोध्या में शिया मुस्लिम समुदाय ने बुधवार को पारंपरिक तरीके से ईद उल फितर का त्योहार मनाया। ईद के साथ ही रमजान के महीने का समापन हो गया। रामनगरी के राठ रवेली के इमाम बाड़ा और चौक हसन खान मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की बधाई दी। हम लोगों ने नमाज में
देश में सुकून रहे, शांति रहे, देश में तरक्की करे देश। हम लोग आपस में भाई भाई हैं, सब हिंदू मुसलमान सब एक तरह से रहें। ये हमारे बचपने से लेकर आज तक हम लोग देखते रहे हैं कि सब एक दूसरे के साथ रहते थे, गले मिलते थे अच्छे से। ईद में त्यौहार में, होली में जाते थे, ईद में बुलाते थे। आज के जब माहौल में कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको सबूती दे। ईद उल फितर का त्योहार अलग अलग समुदायों को साथ लाने और लोगों के बीच प्यार, मेल जोल और आपसी भाईचारा बढ़ाने का मौका है। ईद जो है एक तरह से देखा जाए तो फितरा निकालते हैं गरीबों को देने के लिए, नए कपड़े पहनते जो अपने कपड़े हैं गरीबों को देने के लिए, और ये नेकी करने का एक बहुत अच्छा हिसाब किताब ये है। ईद जो है गरीबों का मदद करने का एक बहुत बड़ा ढंग और रास्ता है। ईद उल फितर दुनिया भर में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है और ये चांद दिखाने के हिसाब से तय होता है। इसे चंद्र इस्लामी कैलेंडर में शव्वाल महीने की शुरुआत माना जाता है। उत्तराखंड में आज पीएम चुनावी हुंकार भरेंगे, जहां ऋषिकेश में आज पीएम की जनसभा होगी। 23 विधानसभा क्षेत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे और बीजेपी ने 3 सीटों के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की पहली जनसभा हरिद्वार में होनी थी, लेकिन उसके बाद अब ऋषिकेश में होगी और आज ऋषिकेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर 3 सीटों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टार प्रचारक की लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम शामिल है और प्रधानमंत्री खुद आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और ऋषिकेश में जनता को साधते हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए एक खास रणनीति भी तैयार की है। बता दें कि उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। वहीं 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में आज होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में आज होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में होगी आज प्रधानमंत्री की जनसभा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऋषिकेश के हॉकी मैदान के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अभी जो पिछले जनसभा को संबोधित करा था और इस बार ये उनकी दूसरी जनसभा है, जिसमें 3 लोकसभा सीटों के लिए वो अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, जिसमें टिहरी और टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार की सीट के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और जातीय जनगणना के आधार पर उसकी सूचना को लेकर उसमें वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश सीट को चुना है और जिसके तौर पर आज 11 बजे वहां पहुंचेंगे और वहां से जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से बीजेपी को वोट के लिए अपील करेंगे, क्योंकि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस समय जो उत्तराखंड है वहां की स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी जोड़ा। इनके बाद मोदी के बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचेंगे। वही 13 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा
आयोजित की गई है, जिसके अंदर पुष्कर सिंह धामी ने तमाम तैयारियां कर रखी है। आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर में उनकी जनसभा वहां पर शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां की गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि बीजेपी का इस बार का जो नारा है 400 पार, उसको लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, और जिसको लेकर मोदी जी भी तमाम भारत के अंदर जनसभा को संबोधित करते हुए रोज लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और आज बीजेपी की एक जो नरेंद्र मोदी द्वारा आज ये दूसरी जनसभा है, जिसको लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए 400 सीट जिताने के लिए वोटों की अपील करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही कुलदीप देखा जाए तो उत्तराखंड में 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, और उससे पहले आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच उत्तराखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग हैं वो कितनी संख्या में जुट सकते हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए? अगर लोगों की बात करें तो इस समय जिस तरह देश के अंदर की लहर चल रही है बीजेपी को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी का सुनने के लिए लोगों की भीड़ अपने आप जुट जाती है, जिससे और उत्तराखंड के अंदर इस समय जो बीजेपी की सरकार है, जिसको लेकर अब बीजेपी के जो तमाम जिले के अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष, उनको जिम्मेवारियां दी गई थी कि लोगों को लेकर वह मैदान के अंदर पहुंचना है। और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के अंदर आज काफी भीड़ देखने को मिलेगी, जिससे कांग्रेस की अगर बात करेगा मुकाबला तो कुछ सीटें हैं जिसके अंदर जो हरिद्वार एक सीट है, और जो रुद्रपुर की एक सीट है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही, इसलिए उन्हें तमाम बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो रैलियों के लिए उतार दिया, जिसमें आज प्रधानमंत्री की इसलिए जो दूसरी 5 सीटों के लिए दूसरी उनकी जनसभा जो आज ऋषिकेश के हॉकी मैदान में आयोजित की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, उत्तराखंड के ऋषिकेश में चुनावी जनसभा करेंगे। वही बता दें कि राजस्थान में आज हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, बीकानेर और जोधपुर में राहुल करेंगे रैली। चुनावी समर में राहुल आज भरेंगे हुंकार, प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल मांगेंगे वोट। बीकानेर और जोधपुर में राहुल करेंगे रैली। चुनावी समर में राहुल आज भरेंगे हुंकार, प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल गांधी मांगेंगे वोट। राजस्थान में आज हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, बीकानेर और जोधपुर में राहुल गांधी करेंगे रैली। चुनावी समर में राहुल आज भरेंगे हुंकार, प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल गांधी मांगेंगे वोट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं। अनिल जी, देखा जाए तो आज राहुल गांधी राजस्थान पहुंच रहे हैं, बीकानेर और जोधपुर में उनकी चुनावी जनसभा होनी है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? जो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट पे लगातार बीजेपी जो बिल्कुल क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, तो वही आज पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर में अनूपगढ़ और जोधपुर में फलौदी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी जो चुनावी ओकेजन है, चुनावी ओकेजन में इनकी पहली चुनावी सभा होगी। और यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम बात करें अशोक गहलोत की, हम बात करें पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और तमाम सचिन पायलट और तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। यहाँ पे जो राहुल गांधी की चुनावी सभा है, चुनावी सभा को इस प्रकार भी देखा जा रहा है कि जो 25 बीजेपी का जो मिशन 25 है, उसकी हैट्रिक को भी रोक पाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। और जो चुनावी सभा में जो राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं, जो बड़ी बातें रखी जाएगी, उसकी सबकी नजरें उनकी सभाओं पर है। जी, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही सरकार थी और उसके बाद बीजेपी ने अपना परचम लहराया, तो क्या देखने को मिल रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए ये जो मुकाबला है वो काफी चुनावी होने वाला है, काफी चुनौती भरा होने वाला है? जी बिल्कुल, चुनौतियों को तो सामना कांग्रेस को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। और जो हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और जोधपुर वो लोकसभा सीट है जहाँ से अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछली बार भी जो उनके पुत्र थे वैभव गहलोत को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार देखने की बात यह होगी कि अशोक गहलोत जो अपना खुद का गढ़ है, गढ़ में क्या वो कांग्रेस के लिए परचम फहरा पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की जो सभा है, जो फलौदी में सभा है, तो फलौदी सभा में भी ये देखा जा रहा है कि जो जोधपुर से जो लगातार बीजेपी की जीत हो रही है, कहीं ना कहीं उस जीत को रोका जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भी राजस्थान की जनता को साधने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी राजस्थान पहुंचेंगे। बीकानेर और जोधपुर में राहुल गांधी एक रैली करेंगे और राजस्थान से हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। बीकानेर और जोधपुर में राहुल गांधी करेंगे रैली। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल को लगा एक और झटका। पीए विभव कुमार को टर्मिनेट किया गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विभव को किया है टर्मिनेट। शराब घोटाले में ईडी कर चुकी है पूछताछ। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पीए को टर्मिनेट किया गया है। शराब घोटाले मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। पीए विभव कुमार को टर्मिनेट किया गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विभव को किया टर्मिनेट। शराब घोटाले में ईडी कर चुकी है विभव से पूछताछ। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अरविंद केजरीवाल के पीए को हटाया। पीए विभव कुमार को टर्मिनेट किया गया है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विभव को किया है टर्मिनेट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उनकी भी अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है और ईडी उनसे शराब घोटाले मामले में एक बार और पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? शराब पत्ती घोटाले के अंदर जब से जो पीए है विभव कुमार, उनका नाम आने के बाद से उनको एक मुश्किलें खड़ी कर दी गई थी, क्योंकि सीधा ईडी का साफ तौर पे कहना है कि विभव कुमार एक मेन वो आदमी है जिसके अरविंद केजरीवाल द्वारा विभव कुमार को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जो इन लोगों से बात करता था, कहाँ किधर मिलना है, कैसे किस तरह से मीटिंग करनी है, कहाँ जो आए वहां से अर्जित की गई थी जो घोटाले की रकम को कहाँ उसको खर्च करना है, उस सब की जानकारी विभव को थी और जिसको लेकर ईडी पहले से निशाना साध रही थी। और ईडी ने कल जो विभव कुमार था उनको ईडी ने सम्मन देकर बुलाया भी गया था और उसके बाद से जब इस तरह के मामले जो सुर्खियों में आने लगे और इस तरह की खबरें लगने लगी तो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट था उसने जांच करके विभव कुमार को फिलहाल तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया और उनकी मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले जब हाईकोर्ट से उनको झटका लगा था और कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको उनकी याचिका लगाई गई, जिसके अंदर भी कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि आप पहले ईमेल करिए, उसके बाद हम लोग गौर करेंगे। क्योंकि कल जो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट से अपील करी थी कि जल्दी से जल्दी एक स्टेट का मुख्यमंत्री है जो जेल के अंदर बंद है, इसको लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जानी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक ईमेल करने के लिए कहा और ये कहकर उनको टाल दिया। और उसके बाद से जब तक विभव कुमार का नाम आने के बाद से अभी ईडी इनको शायद बुला सकती है और अभी रिमांड पे भी ले सकती है, क्योंकि मेन सूत्रधार जो है विभव कुमार है, इनको काफी जानकारी है, इनके द्वारा अहम जानकारी इनके पास है जो ईडी से जुटा सकती है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब विभव कुमार की जो है वो भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और ईडी भी उनसे अतिरिक्त पूछताछ के लिए क्या जो है इसकी याचिका जो है वो न्यायालय में डाल सकती है या फिर उन्हें रिमांड पर लेने की बात सामने आ सकती है? देखिए फिलहाल तो अभी ईडी ने सम्मन लेकर इनको अपने पास समझ अपने बुलाया था, पूछताछ करी थी, उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन अभी ईडी आगे भी इसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हो कि टर्मिनेट होने के बाद अब ईडी इनको दोबारा भी सम्मन देख के बुला सकते हैं, क्योंकि जिस पूरे कथित शराब घोटाले का जो मेन सूत्रधार है अरविंद केजरीवाल, उनकी जितनी भी उनकी जानकारियां थी या बारीकियां थी, जितनी उनकी बातचीत होती थी वो विभव कुमार के द्वारा ही उन लोगों से की जाती थी, जो जिसमें अगर बात करें तो शरत रेडियो या तीर उठा हो, ये सब लोग विभव कुमार के इंस्ट्रक्शन, जब इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन इनको केजरीवाल द्वारा दिए जाते थे, आगे उसको पहुंचाते थे इन लोगों तक। और पूरा जो है विभव कुमार को इस पर काफी जानकारी जो है जानकारियां इनके पास लेकर इनको सम्मन देकर दोबारा भी रिमांड पे लेने की डिमांड भी कर सकती है कोर्ट द्वारा, क्योंकि इनके फोन की भी जांच की जानी। क्योंकि जब से केजरीवाल जी से एक फोन से लेकर इनके फोन से लेकर डिटेल मांगी जा रही थी, लेकिन केजरीवाल उस फोन के बारे में बताने में उसमें सक्षम नहीं रहे, जिसको लेकर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं कांग्रेस पर मेनका गांधी का हमला। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर किया तंज। मेनका बोली, देश दामादों से आगे बढ़ गया। मेनका गांधी का सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर कसा तंज।
मेनका बोली, देश दामादों से आगे बढ़ गया। मेनका गांधी का सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। कांग्रेस पर मेनका गांधी का हमला। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पर मेनका गांधी ने तंज कसा है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसते हुए मेनका गांधी ने कहा कि देश दामादों से आगे बढ़ गया। मेनका गांधी का सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। कांग्रेस पर मेनका गांधी ने बोला हमला। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर कसा तंज। मेनका बोली, देश दामादों से आगे बढ़ गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता दिख रहा है, जहां पर मेनका गांधी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसा गया है। क्या अभी तक इस पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं अवंतिका, बिल्कुल अभी किसी भी तरफ से कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। लेकिन मेनका गांधी लंबे समय से एक बहुत अच्छे पायदान पे रही हैं, उनको अच्छा खासा लंबा अनुभव रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी उतारा है। और मेनका गांधी ने साफ तौर से कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के पास कोई अनुभव नहीं है राजनीति का, और तब भी रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेनका गांधी भी पिछली बारी ये कहा जाएगा कि अमेठी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर इसीलिए तंज कसा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रत्याशी को उतार रही है जिसका राजनीति में कोई अनुभव नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा का पहले भी इस तरीके से कहना था कि अमेठी की जो जनता है वो चाहती है कि अमेठी से जो चुनाव लड़े वो रॉबर्ट वाड्रा लड़े, यानी कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक असमंजस फंसा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जो उनकी घर की सीट कही जाती है अमेठी, वहां से किसको उतारा जाए, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को लोग चाह रहे हैं कि वहां से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद नहीं चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा भी वहां से उतरे, क्योंकि साफ बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का अभी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। ऐसे में उनको अमेठी की सीट से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतार देना ये कांग्रेस के लिए थोड़ा कठिन होगा। फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से ये मंथन चल रहा है कि अमेठी की सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको वहां से उतारा जाए, क्योंकि सीधे सीधे टक्कर जो है वो स्मृति ईरानी को देनी है, जो मौजूदा सांसद भी है और कई दिनों से वो अमेठी की सीट पर, अमेठी के जिले पर प्रवास कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है और अपनी लोकसभा सीट को मजबूती से फिर से तैयार कर रही है कि ताकि आने वाले समय में जो लोकसभा सीट से फिर चुनाव होंगे तो वोटर्स के बीच किस तरीके जाया जाए, उनको कैसे लुभाया जाए और फिर बीच में भाजपा की जगह कैसी बनाई जाए। तो ये कहा जाएगा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर है और ऐसे में अमेठी सीट जो बहुमूल्य सीट मानी जाती है कांग्रेस की, उस पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा अब घिर गए हैं, फंस गए हैं और कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिरकार अगर वो रॉबर्ट वाड्रा को नहीं उतार रहे हैं तो उस सीट से किसको चुनाव लड़ाएंगे, वो भी साफ तौर से बीजेपी की स्मृति ईरानी के सामने। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अमेठी जो है वो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसके बाद काफ़ी सालों बाद जो है बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने अमेठी की सीट जो है वो बीजेपी के पाले में लेकर आई है और उसके बाद अब जो है वो देखने वाली बात होगी कि आखिर अमेठी की सीट से कांग्रेस जो है वो किसे उतारती है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मेनका गांधी ने मेनका गांधी ने सोनिया गांधी के दामाद पर एक हमला किया है। उन्होंने कहा है कि देश दामादों से आगे बढ़ गया है। फिलहाल अभी तक कांग्रेस की ओर से इस पर कोई भी पलटवार नहीं किया गया है, कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि अमेठी की सीट पर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की बात जो है वो सामने आ रही थी। खबर अमेठी से बताते हैं, लेकिन उससे बीच यही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं अमेठी का। अमेठी से खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री का अमेठी दौरे का चौथा दिन। क्षेत्रीय यादव समाज के लोगों से करेंगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर अमेठी में करेंगी बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। उससे पहले ये एक रणनीति भी मानी जा सकती है कि अमेठी पहुंचकर वहां के लोगों से संवाद करके लोकसभा चुनाव पर विशेष रणनीति तैयार की जा सके।
अमेठी ही गढ़ है स्मृति ईरानी का, और वर्तमान में लोकसभा सांसद भी है वहां से, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उसको और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि यादव वोट बैंक जो है, जो यादव कोर कमेटी के लोग हैं वहां के साथ लोगों से बैठक भी करेंगी, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जाएंगी, और साफ सीधी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन जगहों को कितना और मजबूत कर ले, कितना और पक्का कर ले कि आने वाले समय में जो यादव समाज के लोग हैं वो स्मृति ईरानी के हक में वोट करें, बीजेपी के हक में वोट करें, उनको वहां से जीत दर्ज कराए। क्योंकि बड़ी दिलचस्प लड़ाई इस बार भी, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी यहां से लड़े थे, तब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा करके यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को अगर कोई किसी को टिकट देती है तो उसको हरा करके फिर से स्मृति ईरानी यहां से सांसद बन जाए तो बहुत मजबूत कर रही है उस सीट को। तो जरूर कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी स्मृति ईरानी संग्रामपुर, भादर और बेटुआ 3 ऐसी जगह है जहां पर उस जगह पर दौरा करेंगे स्मृति ईरानी और लोगों से बातचीत करेंगी, और साथ साथ इलाके के जो लोग हैं, सम्राट लोग हैं, उनसे बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरीके का विकास और उनको अमेठी के अंदर चाहिए, किस तरीके की कमियां जो अभी इनके 5 सालों में पूरी नहीं हो पाई वो किस तरीके से उनको चाहिए, वो उसका जब अगली बार सांसद बनती है तो उसको जरूर पूरा करेंगी। तो छोटी छोटी कमियां लेकर के स्मृति ईरानी लोगों के बीच में जा रही हैं। आज उनका चौथा दिन है और अभी स्मृति ईरानी और लोगों से संवाद जरूर करेंगी। तो डे बाय डे उनका कार्यक्रम आता है कि वो किस किस जगह जाएंगे, किन से बात करेंगे, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यादव सभा के लोगों से वो मुलाकात करेंगी, उस कोर कमेटी के अंदर जाएंगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और उनके साथ वार्ता करेंगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से एक विशेष रणनीति तैयार की है जिससे जितने भी समाज के लोग हैं उन्हें जोड़ा जा सके और जो भी उनका वोट बैंक है वो साधा जा सके। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट पर कांटे की टक्कर के आसार दिख रहे हैं, जहां 2009 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार क्या है इस सीट के मुद्दे, कैसा है चुनावी माहौल, और देखा जाए क्योंकि कहीं ना कहीं 2009 से बीजेपी की ये गढ़ रहा है, गाजियाबाद की ये सीट बीजेपी का गढ़ रहा है और लगातार बीजेपी इस पर जीतती आई है। तो वही सियासी माहौल गाजियाबाद सीट पर गर्माता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ये गाजियाबाद सीट पर कांटे की टक्कर के आसार नजर आ रहे हैं। 2009 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा भी रहा है। खबर शाहजहांपुर से, जहां अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी। हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कार में 4 लोग सवार होकर जा रहे थे पुवाया। थाना पुवाया क्षेत्र के निगोही रोड पर हुआ हादसा। बता दें कि यह भीषण सड़क हादसा शाहजहांपुर में हुआ है। थाना पुवाया क्षेत्र के निगोही रोड पर यह हादसा हुआ है। शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है, जहां शाहजहांपुर अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी। शाहजहांपुर में अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कार में 4 लोग सवार होकर जा रहे थे पुवाया। थाना पुवाया क्षेत्र के निगोही रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। खबर शाहजहांपुर से, जहां अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी। हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहित पांडे जुड़े हुए हैं। रोहित, आखिर क्या वजह सामने आ रही है, किन वजहों से जो है यह हादसा हुआ है? अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी, क्या स्पीड जो है वो काफी ज्यादा तेज थी कार की? ये कल रात की बात है जब पुवाया से 4 जो दोस्त थे वो बरेली के लिए गए थे, जिसमें अंश और आदित्य नाम के 2 युवक थे जिनके 2 दोस्त भी साथ में ही थे। वो चारों लोग बरेली से वापस लौट रहे थे और सिंभाली थाना क्षेत्र के पास में ही कार जो थी उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कार खाई में जा गिरी और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और जो 2 दोस्त थे उन लोगों को वहां से पुलिस मेडिकल कॉलेज लेकर आई, वहां पर भर्ती कराया, उनका इलाज चल रहा। मैं आपको बता दूं इसमें अंश और आदित्य जो युवक हैं 2, उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी जिससे कि ये लोग मौके पर ही डेथ हो गए थे। पुलिस ने जब इन्हें निकाला तो ये लोग मृत हो चुके थे और 2 बच्चे हुए दोस्तों को पुलिस मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर लेकर आई। ये पुवाया क्षेत्र के सिंधीपुर गांव के रहने वाले हैं। सिंधौली थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी। बिल्कुल, और जिस अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी क्या उसका पता चल पाया है? क्या उस वाहन को अभी तक जब्त किया गया हो? जी देखिए, मैं आपको बता दूं रात होने की वजह से ग्रामीणों ने जब तक आकर देखा कि कार खाई में गिर चुकी है तब वो अज्ञात वाहन कहीं ना कहीं जा चुका था, ग्रामीणों का कहना है।
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी मामले में छानबीन में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर बुलंदशहर से बताते, जहां चकबंदी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, खेत की पैमाइश करने गई टीम पर दबंगों का हमला। खेत की पैमाइश करने गई टीम पर दबंगों का हमला। दबंगों के हमले में कानूनगो और लेखपाल हुए घायल। दबंगों ने कानूनगो और लेखपाल को जमकर पीटा। लाठी डंडों और लात घूसों से जमीन पर गिराकर पीटा। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहासू में कराया गया भर्ती। सूचना पर चकबंदी विभाग के अधिकारी पहुंचे पहासू थाने। बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र के गांव बरोला गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां चकबंदी विभाग की टीम पर हुआ जानलेवा हमला। खेत की पैमाइश करने गई टीम पर दबंगों ने किया हमला। दबंगों के हमले में कानूनगो और लेखपाल हुए घायल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि खेत की पैमाइश करने गए एक टीम पर दबंगों ने हमला किया है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के पास थाना क्षेत्र के बरौला गांव का मामला है, जहां चकबंदी विभाग की टीम उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गांव में पैमाइश करने गई थी और पैमाइश करने को लेकर जहां मेड़ की नापतोल कर रही थी, तो वहां दबंगों ने जिस तरह से मेड़ की नापतोल कर रहे थे कानूनगो, चकबंदी कानूनगो और लेखपाल, तो वहां आते ही उन पर डंडे से और लाठियों से जानलेवा जिस तरह से हमला किया, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर बात की जाए कानूनगो की, तो दोनों की हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है। दोनों को पहासू नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है और दोनों की अगर बात की जाए अभी तक की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों का जो कहना है, जो पुलिस का जो कहना है, उन्होंने का कहना है कि 2 लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अगर बात की जाए काफी जो 15 से 20 लोग उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन पर हमला किया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दबंगों ने जिस तरह से सरकारी काम में बाधा डाली है, अधिकारियों पर जिस तरह से लाठी डंडों से प्रहार किया, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। ऐसे दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि चकबंदी विभाग के जो अधिकारी और जो चकबंदी विभाग के जो लेखपाल उन्होंने पहासू थाना पुलिस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पहासू थाना पुलिस ने हमारे साथ व्यवहार भी सही नहीं किया और उन्होंने डॉक्टरों पे भी कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप लगाए कि क्योंकि डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे तक मरीज वहां पड़े रहे और उसके बाद में सिर्फ पट्टी करी, ना ही उनके किसी के टाँके लगाए हैं, ना किसी की तरह की कोई दवाई। हालत ज्यादा नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर किया है। तो कहीं ना कहीं बात कह सकते हैं कि दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। अगर बात की जाए बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस टीम के द्वारा भी लापरवाही की बात सामने आ रही है। तो वही अनिल, क्या अभी तक दबंगों की पहचान करके उन पर कोई कार्रवाई की गई हो, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं आपको बता दूं, मैं जनपद शिकारपुर तहसील क्षेत्र के जो सीओ हैं, क्षेत्राधिकारी पुलिस के शोभित कुमार, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना यह है कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो 2 लोगों को पुलिस ने जो अभी तक गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार, वो भी चकबंदी विभाग के लोगों के खिलाफ खुद शिकायत करने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको आते ही उनको पकड़ लिया है। और हालांकि बात की जाए, पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज किया है, लेकिन अभी जो चकबंदी विभाग के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि जो हमारे जो कानूनी और जो लेखपाल है उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अभी उनके डॉक्टरी वहाँ इलाज चल रहा है। इलाज के बाद जिस तरह से डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में जो वो शिकायत की जाएगी। अब आगे देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक जो डॉक्टरी रिपोर्ट आती है और जो दबंग है उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल के जो दबंग है वो पूरी तरह से अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस का मानना यह है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पहचान कर ली जाएगी। 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्दी उन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सरकारी लोगों के जिस तरह जानलेवा हमला किया है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस गिरफ्त से जो दबंग हैं वो बाहर है और पुलिस ने कार्रवाई करने की बात भी कही है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि बुलंदशहर से मामला सामने आया, जहां पर खेत की पैमाइश करने गई एक टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया, जिससे कई लोग जो है वो घायल हो गए। तो वहीं चकबंदी विभाग की टीम पर ये जानलेवा हमला किया गया। उनका कहना है कि पुलिस ने भी उनसे कोऑपरेट नहीं किया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि वो मामले को दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। जल्द ही दबंगों की पहचान कर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।